हेलो एवरीवन, ये वीडियो विल्फ्रेड ओवेन के एक फेमस पोएम स्ट्रेंज मीटिंग से रिलेटेड है। विल्फ्रेड ओवेन एक इंग्लिश पोएट और ट्यूटर थे। साथ ही साथ वो ब्रिटिश आर्मी में एक इन्फेंट्री ऑफिसर का जॉब के 1915 से लेकर अपने डेथ 1918 तक। ये जितने भी वॉर पोएट हुए उसमें ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। वॉर पोएट वैसे पोएट थे जो प्रोफेशन से पोएट तो थे ही, साथ ही साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें एज ए सोल्जर के रूप में अपना सर्विस दिए। जो अदर फेमस वॉर पोएट है जिसमें रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्राइड सैसून और रॉबर्ट ग्रेव आते हैं। विल्फ्रेड ओवेन, जॉन किट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट थे और टेनिसन जो कि एक विक्टोरियन पोएट थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। और विल्फ्रेड ओवेन के पोइट्री में आप देखेंगे कि वॉर का क्या रियलिटी है और वो वॉर क्या क्या लाता है ह्यूमन लाइफ के अंदर, लाइक सफरिंग, ग्रीफ, एंग्जाइटी, शॉरो, हॉरर, ये सब लाता है और उसकी इनके पोइट्री में आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। विल्फ्रेड ओवेन खुद लिखते हैं कि आई एम नॉट कंसर्न विद पोइट्री एंड माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड द पिटी ऑफ वॉर एंड द पोइट्री इज इन द पिटी। यहाँ आप कुछ फेमस लाइन देख सकते हैं स्ट्रेंज मीटिंग का। ये जो फर्स्ट लाइन है वो इस पोएम का ओपनिंग लाइन है, लाइक इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल I escaped and down some profound tunnel long since scooped. Next 4 head of men have blade where no wounds were. I am the enemy you killed my friend. And जो लास्ट में लाइन है ये इसका क्लोजिंग लाइन है इस पोएम का। I parried but my hands were loath and cold. Let us sleep now. ओवेन का ये जो पोएम है स्ट्रेंज मीटिंग एक वॉर पोएम है अबाउट द रीयूनियन ऑफ टू सोल्जर्स। तो इसमें दो सोल्जर के रीयूनियन को दिखाया गया। दोनों अपोनेंट कंट्रीज से है, दोनों किसी समय एक दूसरे के दुश्मन थे और इनका रीयूनियन होता है एक इमेजिन्ड हेल में, वेयरिंग द फर्स्ट हैविंग किल्ड द सेकेंड इन अ बैटल। सो जब बैटल होता है तो उसमें पहला वाला जो यानी जो स्पीकर है उन्होंने जो सेकेंड सोल्जर है जो एनिमी है उनके थे उनको वो मारे थे। सो यहाँ आप इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों कैसे एक इमेजिन्ड हेल में पहुँच गए हैं और उसके बाद का जो स्टोरी है जो वॉर के बारे वॉर क्या क्या लाता है ह्यूमन लाइफ के अंदर, इन सब बारों में डिस्कशन करते हैं। सो द पोएम हैज़ बीन रिटन इन पैराराइम और डबल कॉन्सोनेंट्स। और इस पोएम का जो कंपोजिशन है वो पैराराइम और डबल कॉन्सोनेंट्स में है। The speaker of the poem is a soldier who realizes that after battle he has reached to a strange place through a deep tunnel of granite which was designed by the user. So पहले ओपनिंग पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि किस टाइप से स्पीकर जो कि एक सोल्जर थे और युद्ध में लड़ते हुए किस टाइप से वो टनल से होते हुए एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे ढेरों सारे ग्रोइंग स्लीपर्स है, विच मीन्स कि जो इंजर्ड सोल्जर है वो कहीं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं मरे पड़े हैं। तो इस टाइप से आपको वो एक स्ट्रेंज प्लेस में पहुंचते हैं थ्रू टनल से होकर के, और वहाँ पाते हैं कि बहुत सारे ग्रोइंग स्लीपर्स है, विच मीन्स कि जो इंजर्ड सोल्जर्स है, करा रहे हैं अपने दर्द से। He examines them wherein one of the wounded sleepers stands and stares at him and he lifts his wounded hand as if it to blaze. और उसी में से वो क्या करते हैं स्पीकर सबको एग्जामिन करने लगते हैं और पाते हैं कि उसमें से एक क्या है वो जिंदा है, घायल है, करा रहा है लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और वो स्पीकर की ओर अपने हाथ को ऐसे उठाता है, दोनों हाथ को, कि जैसे कि वो उसको ब्लेस करने के लिए हाथ उठा रहा हो। So the speaker recognizes the place and understand that they are in the hell. और इसके बाद जो इस पोएम के स्पीकर है जो कि सोल्जर है और वो एक इमेजिनरी हेल में पहुंच गया है, तो वहाँ पहुंचने के बाद वो जब उस इंजर्ड सोल्जर को देखते हैं देन उनको रियलाइज होता है कि ये प्लेस, तब जाकर रियलाइज होता है कि ये एक हेल है। और बिकॉज देयर इज नो ब्लड, नो गन शॉट एंड नो वॉर्म, द स्पीकर कॉल्स दिस स्ट्रेंजर फ्रेंड। सो जैसे ही स्पीकर का मुलाकात अपने जो वहाँ पे के स्ट्रेंजर सोल्जर से होता है या जिनको वो बैटल में मारे थे, वहाँ उसको पाते हैं और वहाँ पाने के बाद फर्स्ट टाइम वो उनको फ्रेंड कहता है। अर्लियर वो उनके एनिमी थे और वहाँ जब आते हैं, जब स्पीकर को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो एक हेल में है, तो उसके बाद उनको फ्रेंड कहते हैं एंड सेज दैट देयर इज नो रीजन टू मोर्न। और उसके बाद ये दोनों अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और स्पीकर बताते हैं कि अब
इस जगह पे कोई भी रीज़न नहीं है मौन करने का। सो द स्ट्रेंजर एग्रीज विद द स्पीकर एंड दे वांट्स टू कंप्लीट देयर इनकम्प्लीट डेज। अब ये दोनों का जो डिस्कशन है वो शुरू होता है और दोनों इस बात पे एग्री होते हैं कि दोनों अब जो भी इनका इनकम्प्लीट डेज है, आधा अधूरा जो काम रह गया उसको अब यहाँ से वो पूरा करेंगे। Then he talks about hopelessness. According to him, they had common hopes in their life. So उनके कन्वर्सेशन में ये चीज़ आपको मिलेगा कि वो होपलेसनेस का बात करते हैं, साथ ही साथ तो वो दोनों शेयर करते हैं कि दोनों के लाइफ में कॉमन होप था। दोनों एज ए सोल्जर, दोनों अपने अपोनेंट जो कंट्रीज के सोल्जर्स थे उसको चाहते थे कि कितना से कितना ज़्यादा वो मारे and killing opponent soldier, but it is marked by the time because he also entered in the hell. So स्पीकर ये बात कहते हैं कि उनका भी उन्हीं के जैसा होप था कि हम कितना से कितना ज़्यादा सोल्जर्स को मारे, लेकिन टाइम उन पे मॉकिंग किया क्योंकि वो भी अब हेल में पहुंच चुके हैं। सो हियर इन द हेल ही फाइंड्स लेस सॉरो देन वेयर दे फाउट। सो स्पीकर कहते हैं कि जिस जगह पे वो अभी है, जिस स्ट्रेंज प्लेस पे है, जिस इमेजिनरी हेल में है, वहाँ जो सॉरो है वो कम है उसके मुकाबले जहाँ वो लड़े। पीपुल वेयर विथ हिम इन हिज हैप्पीनेस एंड हिज सॉरो वाज अननोटिस। आगे स्पीकर कहते थे कि जब उनका जो टाइम था हैप्पीनेस का उसमें लोग उनके साथ थे, लेकिन जो उनको पेन हुआ, जब कभी वो ग्रीफ में रहे, जब कभी वो सॉरो में रहे, तो उनके सॉरो, उनके पेन, उनके ग्रीफ को लोगों के द्वारा अननोटिस किया गया। He talks about to untold truth, which is about the pity of war, that denotes the universal tragedy of human life or the damages by war. उसके बाद स्पीकर बात करते हैं उस अनटोल्ड ट्रूथ का जो कि है पिटी ऑफ वार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक वार ना केवल एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बट होल ह्यूमैनिटी में क्या लाता है, सफरिंग लाता है, ग्रीफ लाता है, एंग्जाइटी, सॉरो, ये सब लाता है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रेजेडी है किसी भी ह्यूमन लाइफ में, जो कि वॉर के कारण होता है। सो दिस पिटी वॉर वाज प्यूरिफाइड बाय स्लॉटरिंग अमंग म्यूचुअल ब्रदरहुड। और लोग लड़ते हैं ये जानते हुए कि सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर इन देयर ब्रदरहुड, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि वो लोग लड़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर देयर कॉन्फ्लिक्ट, अब ये लोग उसी जगह पे बात कर रहे हैं, उसी इमेजिनरी हेल में बात कर रहे हैं कि वो जितने लड़े, जितने लोगों को मारे, जितने सोल्जर्स को वो मारे, सो द रेस्ट ऑफ द पीपल विल बी सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। तो आफ्टर वार क्या होगा कि जो बचे हुए लोग हैं या तो सेटिस्फाइड होंगे उनके एक्शन से या जिसके लिए वो लड़े, या फिर डिससेटिस्फाइड होंगे, या एंगर हो सकता है, या उनका एंगर क्या हो सकता है और बढ़ सकता है। फिर आगे कहते हैं कि और परहैप्स दे विल बी एज स्विफ्ट एज टाइग्रेस, या फिर वो टाइग्रेस की तरह स्विफ्ट हो सकते हैं, उतना ही तेज हो सकते हैं। कहने का मतलब अपने लाइफ में, और शायद जो जिस कारण से वो लड़े वो पर्पस फुलफिल हो गया तो वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। एंड नन विल ब्रेक द रूल। शायद वॉर के कारण ये भी होगा कि कोई रूल को ब्रेक नहीं करे, और जो भी कंट्रीज है वो उनका जो प्रोग्रेस है, उनका जो डेवलपमेंट है वो होता रहे। Further, he says that he had courage and wisdom to solve the mysteries of war, missing the marching into a castle where there is no war. आगे स्पीकर कहते हैं कि उनके पास करेज था, नॉलेज भी था कि जो वार का सीक्रेट है उससे कैसे बचा जा सके। उनके पास जानकारी था, ये बता रहे कि वो स्किल्ड थे और वो जानते थे कि वॉर का सीक्रेट, और वो ये भी चाहते थे कि किस टाइप से वॉर में लोग क्या कर रहे हैं, मार्चिंग इनटू अ कैसल वेयर देयर इज नो वॉर। तो यहाँ पे वो पूरे अर्थ को एज ए शेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोग क्या किए हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रीज में डिवाइड कर दिए हैं, फिर बाउंड्रीज वगैरह बना दिए हैं, जबकि ये पूरी तरह से एक सेल की तरह है। सो और कंट्रीज क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं, तो वो वहाँ इंटर करने का कोशिश करते हैं जहाँ कोई वॉल है ही नहीं, बस ये मैनमेड वॉल है, उसके बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वेन एवर द वॉर वॉज स्टॉप्ड बाय द डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर, ही यूज्ड टू गो टू सी द वुंडेड विथ हिज स्पिरिट। अब आगे स्पीकर को देखेंगे कहते हुए कि जब कभी वार रुकता था थोड़े समय के लिए, तो
ये हमेशा ही उन सोल्जर्स को देखने जाते थे जो कि वॉर में इंजर्ड हो जाते थे, चाहे वो अपनी कंट्री के हो या फिर अपोनेंट कंट्री के, और वो पूरी अपनी फुल स्पिरिट के साथ जाते थे। एंड दिस वाज द डीप 10th ट्रूथ वेयरइन ब्लूमिंग मैन वेर टर्न इनटू विदर। आगे वो कहते थे कि यही एकदम सत्य है, यही ट्रूथ है वॉर का, कि वो क्या लाता है, कि किस टाइप से वो ब्लूमिंग मैन यानी जो मैन प्रोडक्टिव था, बहुत हेल्दी था, उसको किस टाइप से वो विदर्ड कर देता है। हाँ, मतलब तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फाइनली दे कंसोल ईच अदर एंड द स्पीकर सेज लेट अस स्लीप नाउ। और इस टाइप से ये पोएम का एंड होता है। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग विल्फ्रेड ओवेन स्ट्रेंज मीटिंग। होप इट विल हेल्प यू in your preparation of exam. Thank you all of you.